मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। रात के सन्नाटे में जब हवा भी खौफ से सांस लेना भूल जाए, ये कहानी उसी खौफनाक काली रात की है। विकास अपने नाना जी के साथ गांव के पुराने बड़े से मकान में रहता था। हवेली नुमा उस घर के आंगन में हमेशा 4 गायों के रंभाने की आवाज़ गूंजती थी। रोज की तरह सुबह गायें लहलहाते खेतों की तरफ चलने निकल जाती और शाम ढलते ढलते खुद ही रास्ते से होकर घर लौट आती थी। लेकिन उस मनहूस शाम अमावस यानी कि आसमान पर अजीब सा सुर्ख लाल रंग छाया हुआ था। सूरज ढल चुका था, अंधेरा पांव पसार रहा था। खूंटे पर सिर्फ 3 गाय खड़ी थी। चौथी गाय, जो सबसे चंचल और सफ़ेद रंग की थी, वापस नहीं लौटी थी। नाना जी का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी उठाई और कांपती आवाज़ में बोले, विकास, अंधेरा गहरा हो रहा है। वो अकेली गाय किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। विकास ने नाना जी की झुर्रियों भरा चेहरा देखा और फौरन बोला, नाना जी, अकेले जाना ठीक नहीं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों टॉर्च और लाठी लेकर खेत की पगडंडियों पर निकल पड़े। रास्ता सन्नाटा गहरा था कि उनके कदमों की आहट की सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज़ भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। झींगुरों की आवाज़ें भी जैसे किसी खौफनाक अनहोनी का इशारा दे रही थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो गांव की सीमा से लगे सबसे दूर वाले सुनसान खेत में पहुँचे तो टॉर्च की पीली रोशनी में उनका खून जम गया। सफ़ेद गाय खेत के बिल्कुल बीचों बीच बदहवास पड़ी थी। उसका पिछला पैर किसी भारी चीज से कुचला हुआ था और उससे गाढ़ा काला खून रिस रहा था। गाय आंखें फाड़े बेबसी से रंभा रही थे, जैसे किसी अनदेखे साए से जान की भीख मांग रही हो। इसे इस हालत में यहाँ छोड़ना मौत के मुंह में ढकेलने जैसा होगा, नाना जी ने हाँफते हुए कहा। लेकिन इसका यहाँ से उठाना नामुमकिन है। रात गहरी हो चुकी है। जंगली जानवर या कुछ यहाँ पर आ सकता है। नाना जी ने विकास के कंधे पर हाथ रखा। विकास, तुम घर वापस जाओ। मैं यही लाठी लेकर इसकी रखवाली करता हूँ। सुबह गाँव वालों को बुलाकर इसे खाट पर उठाकर ले जाएंगे। विकास ने हिम्मत जुटाई और नाना जी की आंखों में देखते हुए कहा, नाना जी, इस भयानक अंधेरे में मैं आपको यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। रुकेंगे तो दोनों रुकेंगे। विकास फौरन दौड़कर घर गया। वहाँ से गर्म रोटियाँ, पीने का पानी और 2 मोटी चादरें लेकर वापस आ गया। खेत के किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने गाय को ढका और खुद चादर ओढ़कर बैठ गए। खाना खाने के बाद थकान की वजह से नाना जी को हल्की झपकी आ गई। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अचानक खेत का माहौल बदल गया। हवा का बहना बिल्कुल बंद हो गया। सन्नाटा ऐसा छाया कि विकास को अपनी खुद की सांसें भी किसी चीख जैसी लगने लगी। और तभी हवा में सड़े हुए मांस की गंध की भयानक बदबू फैल गई। समझ नहीं आ रहा था कि यह बदबू किस चीज़ की थी। विकास की आंखें फटी की फटी रह गई। बरगद के तने के पीछे से एक विशाल काय, भयानक काली आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। वो कोई आम इंसान या जानवर नहीं था, वो एक राक्षस था। उसका कद 8 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा था। चमड़ी राख जैसी काली और फटी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह दहक रहे थे। उसके लंबे नुकीले नाखून ज़मीन को खुरच रहे थे, जिससे एक अजीब से रोंगटे खड़े कर देने वाली किचकिच की आवाज़ आ रही थे। उसके मुंह से गाढ़े लार टपक रहे थे, जो ज़मीन पर गिरते ही धुआं छोड़ रहे थे। वो राक्षस सीधा नाना जी और विकास की ओर बढ़ रहा था। उसका इरादा सिर्फ गाय को मारना नहीं, बल्कि उन दोनों की रूह को निचोड़ना था। विकास का गला सूख गया। डर के मारे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उसके माथे से पसीने की ठंडी बूंदें बहकर आंखों में जाने लगी।
राक्षस ने अपना एक विशाल भयानक चीख मारी, जिसकी गूंज से पूरा माहौल जैसे गूंज उठा। उस चीख से नाना जी झटके से जागे। सामने का मंजर देखकर वृद्ध नाना जी का दिल मानो बैठने लगा। राक्षस ने अपना भारी हाथ हवा में लहराया और सीधे नाना जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। नाना जी झुक जाइए, विकास चीखा। विकास ने अपनी पूरी ताकत समेटकर नाना जी को एक तरफ धक्का दिया। राक्षस का पंजों से भरा हाथ बरगद की एक मोटी डाल पर लगा और वो मोटी डाल किसी सूखी तिनके की तरह टूट कर गिर पड़ी। शैतान भयानक तरीके से हंसा। उसकी हंसी में सैकड़ों मरते हुए लोगों की चीखें खुली हुई थे। वो एक एक कदम आगे बढ़कर उन्हें कोने में घेर रहा था। उसकी भयानक सांसें विकास के चेहरे पर महसूस हो रहे थे। मौत महज कुछ इंच की ही दूरी पर थे। राक्षस ने विकास को गर्दन से उठाने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया। विकास ने खौफ में अपनी आंखें मूंद ली और अपने पास पड़े गाय के गले पर पुरानी पीतल की घंटी और जलती हुई टॉर्च की घबराहट में उस राक्षस की लाल आंखों की तरफ फेंक मारा। तीव्र प्रकाश सीधे उस पिशाच की आंखों में टकराया और वो पिशाच एकदम से छटपटाने लगा। वो राक्षस दर्द से करहा उठा। ऐसा लगा जैसे रोशनी और उस घंटी की आवाज़ से उसकी आंखों में आग लग गई हो। वो अपना चेहरा अपने विशाल हाथों से ढककर पीछे हटने लगा। विकास ने एक पल भी गवाए बिना नाना जी को उठाया। नाना जी उठिए, भागिए। लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। राक्षस फिर से अपनी आंख मलते हुए आगे बढ़ रहा था। राक्षस की आंखों से गाढ़ा काला तेजाब जैसा लहू बह रहा था। पीतल की घंटी और टॉर्च की रोशनी ने उस पल के लिए भरे को अंधा तो कर दिया था, लेकिन उसके अंदर के हैवान और अधिक हिंसक बना दिया था। उसकी दहकती लाल आंखों में अब अंधा अंधी क्रूरता थी। उसने अपने 8 फीट लंबे शरीर को हवा में झटका। हवा में एक गंध और इंसानी मांस के जलने जितनी तीखी बदबू फैली कि विकास और नाना जी को उल्टी आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तुम इंसान, मेरी रात के शिकार। राक्षस की आवाज़ किसी एक जीव जैसी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसकी छाती के अंदर से एक साथ हजारों तड़पते हुए मुर्दों की आवाज़ गूंज रही हो। इससे पहले कि विकास कुछ समझ पाता, राक्षस ने अपना सूखा हड्डियों भरा भारी हाथ हवा में लहराया। एक ही झटके में उसने बेबस पड़ी सफ़ेद गाय की गर्दन को अपनी उंगलियों से दबोच लिया। एक भयानक चटचटाने की आवाज़ आई। गाय की रीढ़ की हड्डी पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई। गाय की आंखें बाहर को निकल आई और उसके मुंह से काले खून का फव्वारा फूटा, जो सीधे विकास के चेहरे पर जा गिरा। गाय तड़प भर भी ना सकी। राक्षस ने उसके जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया और उसका गर्म उबलता हुआ खून चूसने लगा। खून की घूंट भरते समय राक्षस के गले से कटर की तरह घुटुरने की आवाज़ आ रही थी। विकास और नाना जी थर थर काँप रहे थे। उनके पैर ज़मीन में धंस चुके थे। खौफ इतना गहरा था कि फेफड़ों तक हवा पहुंचना बंद हो गए थे। गाय का जिस्म फेंक कर उस पिशाच ने अपनी गर्दन को एक 360 डिग्री गोल घुमाया। उसकी फटी हुई राख जैसी चमड़ी के छोटे छोटे कीड़े और काली ढेरियां गिर रहे थे। वो अपनी लंबी कटी हुई जीभ से होठों पर लगाकर गाढ़ा खून चाटने लगा। नाना जी भागिए। विकास की आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने एक कदम बढ़ाया। उसके लंबे नुकीले नाखून ने सीधे नाना जी के सीने को छू लिया। नाना जी के सीने की खाल फट गई। वृद्ध नाना जी के मुंह से खून की चीख निकली। विकास भाग जा बेटा, यह इंसान नहीं, ये इस गांव का प्राचीन श्राप है। राक्षस ने नाना जी को गर्दन से दबोचा और हवा में 8 फीट ऊपर उठा दिया। नाना जी के पांव हवा में छटपटा रहे थे। उनकी आंखें पथराने लगी थी और गले पर घुर घुर की आवाज़ आ रही थे। राक्षस अपना दूसरा हाथ नाना जी के छाती के आर पार करने ही वाला था कि विकास का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन आंखों के सामने अपने नाना जी के कटते
देखकर उसके अंदर के खून की सीमा बढ़ गई। वो दरिंदा मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से इंसानी दांत नहीं बल्कि लोहे के जंग लगे कीलों जैसे अनगिनत दांत थे जो एक दूसरे से टकरा कर किच-किच कर रहे थे। नाना जी, विकास पागलों की तरह चीखा। उसने ज़मीन पर पड़ी नाना जी की भारी लोहे की साम लगी लाठी उठाई और पूरी ताकत से राक्षस के घुटने पर पीछे दे मारी। लाठी टूटकर 2 टुकड़ों में हो गई। राक्षस को दर्द तो नहीं हुआ लेकिन उसका ध्यान भटक गया। उसने नाना जी को सूखी लकड़ी ज़मीन पर पटक दी। नाना जी पगडंडी पर गिरकर बेहोश हो गए। उनके मुंह और नाक से काला खून बह रहा था। अब वो भयानक आकृति पूरी तरह विकास की तरफ मुड़ी। वो घुटनों के बल झुके। उसका खौफनाक चेहरा जिस पर था ना नाक, बस 2 दहकते गड्ढे और एक विशाल काय कटा हुआ मुंह था। विकास के चेहरे से महज 2 इंच की दूरी पर आ गया था। उसकी सांसों में इतनी हड़काऊ गर्मी थी कि विकास के चेहरे की चमड़ी झुलसने लगी। तुम्हारी रूह बहुत मीठी है, राक्षस फुसफुसाया। उसकी फुसफुसाहट में हवा जम गई। विकास ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ किसी ठंडे चिपचिपे पदार्थ पर पड़े। उसने नीचे देखा। उसके चारों तरफ खेत की मिट्टी खत्म हो चुकी थी। बरगद का पेड़ गायब था। वो दोनों खेत में नहीं बल्कि कटी हुई सड़ी मुंडी और सड़ती हुई लाशों में एक असीम ढेर के बीचों बीच खड़े थे। ये कोई भ्रम नहीं था। राक्षस उन्हें अपनी खौफनाक दुनिया में खींच चुका था। आसमान से खून की बूंदें टपकने लगी थी। राक्षस ने अपने लंबे पंजों से विकास के कंधों को जकड़ लिया। राक्षस के 2 इंच लंबे नाखून विकास के कंधों की हड्डियों को चीरते हुए अंदर घुस गए। विकास दर्द के मारे चीख पड़ा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म से उसकी रूह को खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। उसके कानों में हजारों चुड़ैलों के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राक्षस ने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा छाती तक फैल गया और विकास का पूरा शरीर सिर और मुंह के सामने से आगे बढ़ गया। उसकी जीभ पर कटे इंसानी कान और उंगलियां चिपक रहे थे। विकास ने अपनी मरती हुई चेतना में अपने जेब पर हाथ डाला। वहाँ उसकी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा तांबे का हनुमान जी का ताबीज़ था जो घंटी के साथ धागे से बंधा हुआ था। विकास ने अपनी आखिरी सांस खींची और अपनी सारी बची हुई ताकत लगाकर उस तांबे के ताबीज़ को राक्षस के कटे हुए मुंह से अंदर ठूस दिया। ताबीज़ राक्षस की जीभ पर गिरते ही ऐसे जला जैसे किसी दहकते हुए तेजाब में पानी डाल दिया हो। एक ऐसी भयानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी कि पूरा जंगल उससे गूंज उठा। राक्षस मुंह के अंदर से ही नीली आग जलने लगा। उसकी आंखें फूट गई और उसने गंदा पीला मवाद बहने लगा। वो तड़पने से पीछे हटा और उसकी छाती को अपने पंजों से फाड़ने लगा। उसी पल पूर्व दिशा में भोर की पहली नीली किरण फूटी। सूरज की उस पहली नन्ही किरण की पिशाच की चमड़ी से स्पर्श होते ही उसका 8 फीट का जिस्म पिघलने लगा। उसकी हड्डियां कड़ाकेदार टूटने लगी और देखते ही देखते वो भयानक राक्षस चीखता हुआ काली राख के ढेर में तब्दील हो गया। गांव वाले जब खेतों की तरफ आए तो उनके होश उड़ गए। गांव की सीमा पर सफ़ेद गाय का कटा हुआ जिस्म पड़ा था। पास ही में वृद्ध नाना जी खून से लथपथ बेहोश पड़े थे और उनकी सांसें धीमी चल रही थी। और उनके पास बैठा विकास की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उसके सिर के सारे बाल रातों रात बर्फ जैसे सफ़ेद पड़ चुके थे। वो बरगद के पेड़ के छाल को अपने नाखूनों से खुरच रहा था और लगातार एक ही शब्द बड़बड़ा रहा था, वो राख में छिपा है, वो सूरज ढलने का इंतज़ार कर रहा है। गांव वाले विकास को घर ले आए। नाना जी तो बच गए लेकिन विकास कभी दोबारा बोल ना सका। आज भी जब उस गांव में सूरज ढलता है तो आसमान पर अजीब सा सुर्ख लाल रंग छाता है तो लोग अपने घरों के किवाड़ अंदर से बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।